अब जो ये सुखी राजकुमार चैप्टर है ना बच्चे, इसमें मानव सभ्यता के विकास के क्रम में मनुष्य ने अपने लिए सुख सुविधाओं का विस्तार किया। अब देखो मानव सभ्यता का विकास हुआ, अब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो तुम क्या अब अपने लिए जो है सो सुख सुविधा का विस्तार कर रहे हो कि नहीं? पहले लोग पैदल चलते थे, अब किस चीज़ से चल रहे हैं? अब गाड़ी चलते हैं। गाड़ी से चलते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम में मनुष्य ने अपने लिए सुख सुविधाओं का विस्तार किया। मनुष्य ने क्या किया? अपने लिए सुख सुविधाओं का विस्तार किया। अब सुख सुविधाओं का विस्तार करने का मतलब कि जैसे जैसे देखो दिन बीतते गए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बता? विकास कर रहे हैं कि नहीं? और विकास कर रहे हैं तो पहले साइकिल नहीं था तो साइकिल बना, मोटरसाइकिल नहीं था मोटरसाइकिल बना, जहाज बना, हेलीकॉप्टर बना, एरोप्लेन बना, बहुत सारी चीज़ें बना कि नहीं बना? और समाज में रहना भी सीखा। अब धीरे धीरे हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। समाज क्या क्या है आपको पता है? हमारा परिवार सबसे पहले समाज है, फिर हमारे मोहल्ले के दुकान मकान अड़ोसी पड़ोसी सब क्या है? हमारा समाज ही तो है। ठीक है, तो समाज में भी रहना सीखा। समाज में क्या होगा? हम जैसे मर्जी करेगा वैसे रह लेंगे क्या? हम खूब तेज डीजे बजा के रहेंगे क्या समाज में? तो बगल वाले को प्रॉब्लम होगा तो वो तो बोलेगा ना। तो समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छे से रहना होता है। ठीक है, बुद्धि के विकास ने सिर्फ उसके लिए सुख की सृष्टि नहीं की। यानी कि देखो बुद्धि का विकास होने से क्या हुआ? सिर्फ मानव को सुख ही नहीं मिला, वरन उसकी भावनात्मक दुनिया को भी प्रभावित किया। अब हमारे भावनाओं में भी अंतर आया। ऐसा नहीं है कि जो मन करेगा वो करेंगे। ठीक है, उसे अन्य प्राणी जगत से अधिक संवेदनशील बनाया। यानी कि देखो उसको अन्य प्राणी जगत ने अधिक क्या बनाया? अधिक संवेदनशील बनाया। अब संवेदनशील बनने का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि लोग जो है ना एक दूसरे से अब जुड़ गए हैं। जैसे जैसे हमारा विकास हो जा रहा है, पहले हम गांव लेवल पे थे, अब शहर लेवल पे हुए। शहर से क्या हो? आज हमारा व्यापार, अगर भारत का व्यापार या किसी भी देश का व्यापार देखो तो ये एक शहर तक सीमित नहीं है, एक गांव तक सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड में सीमित हो गया है। ठीक है ना, यानी कि ये पूरे संसार में फैल गया कि नहीं रे बाबू? फैला है ना? हाँ। सभ्यता और समाज के विकास के साथ यह संवेदनशीलता दूसरों के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी होने की क्षमता में विकसित होती गई। धीरे धीरे क्या हुआ? अब किसी का बर्थडे पार्टी है, हाँ जाते हो, खुशियाँ मनाते हो, तो क्या इसी को ना बोलते हैं दूसरे के सुख में सुखी हो ना? दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। किसी के घर में किसी का मान लो कि कुछ हो गया, चोटी लग गया थोड़ा सा, ठीक है ना, अब अगर वो चोटिल हो गया तो क्या आपको नहीं कहता अरे बाबा क्या हो गया बच्चे को? हाँ, समझ में आ रही है बातें? मनुष्य के सर्वोच्च गुण में गिनी जाने लगी। मनुष्य के किस गुण में गिनी जाने लगी? सर्वोच्च गुण में गिनी जाने लगी। अपने लिए जीने और दूसरों के लिए सोचने करने की इन प्रवृत्तियों के बीच में द्वंद्व से मनुष्य समाज लगातार घिरा रहा। अब जो है मनुष्य जो है एक दूसरे से घिर गया। किसी से घिर गया? एक दूसरों से घिर गया। इन्हीं प्रवृत्तियों का सुंदर चित्रण करने वाली है अंग्रेजी लेखक का ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, अब देखिए ऑस्कर वाइल्ड जो है उसने इस कहानी को लिखा है। किसने लिखा है? ऑस्कर वाइल्ड ने। ये जो कहानी लिखा गया ना ये अंग्रेजी में लिखा गया था। पहले किस चीज़ में लिखा गया था? ये अंग्रेजी में लिखा था। किसने लिखा था? ऑस्कर वाइल्ड ने। ठीक है ना। कहानी का नाम क्या है? सुखी राजकुमार। कहानी का नाम क्या है? सुखी राजकुमार। आइए पढ़ते हैं सुखी राजकुमार। कैसा है ये सुखी राजकुमार? ठीक है, सुखी राजकुमार। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। एक नगर था और उस नगर में क्या होता है कि
एक जो है सो जगह है, ऊंचा सा स्तंभ है, और उस स्तंभ के ऊपर एक प्रतिमा बनी हुई है। किस चीज़ की प्रतिमा बनी हुई है? एक सुखी राजकुमार का प्रतिमा बना हुआ है। किसका प्रतिमा बना हुआ है? सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित। मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मढ़ा था। जो मूर्ति बना हुआ था उस पे क्या मढ़ा हुआ था? स्वर्ण पत्र मढ़ा हुआ था। भाई राजकुमार था तो स्वर्ण पत्र मढ़ा हुआ था, ठीक है। आँखों के स्थान पर 2 चमकदार नीलम थे। उसके आँखों के स्थान पे क्या थे? 2 चमकदार नीलम थे। नीलम एक कीमती पत्थर होता है, ठीक है ना। और तलवार की जो मूठ होता है, ठीक है, में एक बड़ा सा लाल जरा था। उसमें क्या जरा हुआ था? बड़ा सा लाल पत्थर, बहुत महंगा होता है, ठीक है। लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते थे। लोग उस प्रतिमा की सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते थे, यानी कि इतना प्यारा लगता था वो मूर्ति देखने में कि लोग उस मूर्ति की क्या करते थे? बहुत प्रशंसा करते थे। समझ में आ रही है बातें? दिन भर उड़ने के बाद एक गौरैया रात को नगर के समीप पहुंची। एक गौरैया थी जो दिन भर क्या हुआ? दिन भर घूमी इधर उधर और कहाँ पहुंची? नगर के समीप पहुंचे। मैं ठहरूंगी कहाँ? पढ़े थे? बहुत बढ़िया। तो मैं ठहरूं कहाँ? उन्होंने क्या कहा? मैं ठहरूं कहाँ, यानी कि मैं कहाँ पे ठहरूंगी, ठीक है। उसने सोचा, मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। उसने क्या कहा? कि मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। इतने में उसने स्तंभासीन मूर्ति देखी। देखा, अरे एक मूर्ति है। इतने में उसने स्तंभासीन मूर्ति देखी। आहा, मैं यहीं ठहरूंगी। आहा, मैं यहीं ठहरूंगी। यह बहुत अच्छा स्थान है। कैसा स्थान है? बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ काफी साफ हवा आ रही है। कैसी हवा आ रही है? काफी साफ हवा आ रही है। और वह मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी, ठीक है। उसने कहाँ पे अपना लैंडिंग किया? यानी कि वह अपना जो है सो स्थान बनाया मूर्ति के पैर के पास। उसने चारों ओर देखकर कहा, मेरा शयनागार मतलब जो है सो सोने की जगह, ठीक है। तो मेरा शयनागार सोने का है। अरे भाई साहब, ये जहाँ ठहरी है, जहाँ पे सोएगी, वो किस चीज़ का बना हुआ है? सोने का है। और वह पंखों से मुंह छिपाकर सोने जा रही थी। क्या करा उसने? पंखों से मुंह छिपाकर सोने जा रही थी। अब परी का पंख होता है, पक्षी का पंख होता है, तो ऐसे करके मुंह छुपा के, लड़कियों के तरह मुंह छुपा के क्या करने जा रही थी? सोने जा रही थी, ठीक है। कि एक पानी की बड़ी सी बूंद टप से उसकी पर गिर पड़ी। अब क्या हुआ कि एक पानी का बूंद आया और उसने मुंह छुपा के सोने गई थी कि फटाक से उसके पर पे क्या गिरा? एक पानी की बूंद गिर पड़ी। ताज्जुब है। उसने कहा, आकाश में एक भी बादल नहीं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। तारे साफ चमक रहे हैं, फिर भी पानी बरस रहा है। इतने में दूसरी बूंद गिरी। इसकी आंखों से गिर रही थी। इस प्रतिमा से फायदा क्या, अगर यह वर्षा भी नहीं रोक सकती? उसने कहा, चलो कोई दूसरा आश्रय स्थान ढूंढे। चलो कोई दूसरा आश्रय स्थान। उसने पंख खोले और तीसरी बूंद गिर पड़ी। उसने देखा राजकुमार की आंखें डबडबा रही थी और उसके सुनहले गाल पर आंसू ढुलक रहे थे। उसका चेहरा इतना भोला था कि गौरैया को दया आ गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं सुखी राजकुमार हूँ। तुम कौन हो? मैं सुखी राजकुमार हूँ। फिर तुम रो क्यों रहे हो? पंख फड़फड़ाकर गौरैया ने कहा, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया। जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया, और मेरे वक्ष में मनुष्य का हृदय धड़कता था, तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था। जब मैं
जीवित था। मूर्ति ने उत्तर दिया। और मेरे वक्ष में मनुष्य का हृदय था। तब तक जो है सो मुझे आंसू से परिचय नहीं हुआ। मैं आनंद महल में रहता था। कहाँ रहता था? आनंद महल में रहता था, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद हो। ठीक है, जहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। ये जहाँ रहता था वहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं। दिन में मैं अपना उद्यान में विलास करता था और रात को नृत्य में लगा रहता था। कह रहा है दिन में वो अपने उद्यान में क्या करता था? विलास करता था और रात को नृत्य में लगा रहता था। मतलब बहुत अच्छे ढंग से जी रहा था, हंसी खेल में नाच देख रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। समझ गए? मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी, किंतु मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया। कह रहा है कि मैं जो है सो मेरे चारों ओर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी थी, जिसके कारण मैंने जो है सो बाहर देखने का कोशिश ही नहीं किया। मैं जीता रहा और मर गया। आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी करूपता और दुख दर्द को देख सकता हूँ। कह रहा है जब मेरी मृत्यु हो गई तो इन लोगों ने मुझे इतने ऊंचे पे रख दिया कि मुझे ना सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सभी का दुख दर्द दिखाई दे रहा है। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। कह रहा है मेरा हृदय जो है जस्ते का होते हुए भी क्या हो रहा है? फटा हो रहा है। यानी कि दयालु था। कौन दयालु था? राजकुमार। अच्छा, तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं है, गोरैया ने सोचा। मगर वह इतनी शिष्ट थी कि उसने यह बात जोर से नहीं की। चिड़िया भी क्या थी? बहुत ज़्यादा शिष्टाचार वाली थी, शिष्ट थी। उसने जोर से निकाल, लेकिन मन ही मन के अच्छा ये पूरा सोना का नहीं है। दूर, बहुत दूर, मूर्ति अपनी सुनहली आवाज में कह रही, दूर, बहुत दूर, एक गंदी सी गली में टूटा फूटा मकान है। दूर, बहुत दूर, एक गंदी सी गली में टूटा फूटा मकान है। उसकी एक खिड़की खुली है। उसके अंदर एक चौकी पर स्त्री बैठी है। कह रहा है सुखी राजकुमार कि बहुत दूर जो है एक गंदी सी जो है सो क्या है? गली है। और उस गली में जो है सो एक खिड़की खुली हुई है, एक टूटा फूटा मकान का, और उसमें कौन बैठी हुई है? एक स्त्री बैठी हुई है। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है। उसका चेहरा क्या है? दुबला और थका हुआ है। और उसके हाथ सुई के घावों से छत बिछत है। यानी कि उसके पूरे हाथ में सुई चुभ चुभ के पूरे हाथ जो है सो खराब हो रखा है। ठीक है, वह रानी की सर्व सुंदरी अंगरक्षिका के नृत्य वसन पर फूल काट रही है। यानी कि वह रानी के सर्व सुंदरी अंगरक्षिका, यानी कि जो रानी है उसका जो अंगरक्षिका है, यानी कि जो उसको बचाती है, मतलब कि उसके नृत्य वसन पर फूल काट रही है। मतलब कि जो जिस पे से वो नृत्य करती है या चीज़ें उस पे वो फूल चढ़ा रही है, मतलब काट रही है, मतलब उसमें लगाना होता है, काटना। समझ गए? एक कोने में उसका बच्चा बीमार पड़ा है। एक कोने में उसका बच्चा बीमार पड़ा। उसे ज्वर है। ज्वर समझते हो किसको कहते हैं? ज्वर मतलब होता है बुखार। समझ गए? तो उसे ज्वर है और वह फल मांग रहा है। क्या मांग रहा है? वह फल मांग रहा है। गोरैया, नन्ही गोरैया, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में जगमगाता हुआ लाल निकाल कर उसे नहीं दे आओगी? कह रहा है सुखी राजकुमार कि देखो मेरे तलवार के मूठ पे जो लाल लगा हुआ है वो निकाल के उसको दे आओ ना। मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हैं और मैं चल नहीं सकता। कह रहा है राजकुमार कि मैं अब तो
चल नहीं सकता, मेरा इतना काम तुम कर दो प्लीज। दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरे में सोते होंगे। राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा, वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसालों से उसका अंग लेपन किया गया होगा। उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे। गोरैया ने कहा, गोरैया गोरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो। बच्चा प्यासा है, उदास भी है। मुझे बच्चों से जरा भी स्नेह नहीं है। गोरैया ने क्या कहा? मुझे बच्चों से जरा भी स्नेह नहीं। गोरैया ने कहा, पिछले वसंत में 2 बच्चे रोज आकर मुझे ढेला मारा करते थे। पिछले वसंत में 2 बच्चे रोज आकर इसको क्या मारते थे? ढेला मारा। यद्यपि मुझे चोट नहीं लगी, मैं बहुत तेज उड़ती हूँ, किंतु यह बड़ी ही अपमानजनक बात है। बच्चों को पत्थर नहीं मारना चाहिए। पक्षी का भी दिल होता है, जीवन होता है, उसको भी जो है सो बुरा लगता है। ठीक है। मगर राजकुमार इतना उदास थे कि गोरैया को दया आ गई। राजकुमार बहुत उदास था, इसके कारण क्या हुआ? गोरैया को दया आ गया। यहाँ बहुत सर्दी पड़ने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा काम कर दूंगी। धन्यवाद नन्ही गोरैया, राजकुमार ने कहा। गोरैया ने राजकुमार की तलवार की मूठ में लाल निकालकर उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर के पास से गुजरी, जहाँ श्वेत संगमरमर के देवदूतों की मूर्तियाँ बनी थी। वह उच्च प्रासाद के समीप से गुजरी और उनके नाच की आवाज़ सुनी। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए दिखाई पड़ा इनको। ठीक है। आह, तारे कितने सुंदर हैं, प्रेम की शक्ति भी कितनी अद्भुत है। उसने भावों से कहा, मैं समझती हूँ कि अगले नृत्य के लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे। मैंने उन पर फूल कटवाने की आज्ञा दी है, मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं। वह नदी पर से गुजरी और जहाज के शिखरों पर लटकते हुए आकाशदीप देखो। आहा, अंत में वह उस टूटे फूटे मकान के समीप पहुंची और भीतर झांका। बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा था। वह फुदक कर भीतर पहुंचा और उसने उस स्त्री के पास की मेज पर लाल रख दिया। माँ थक कर सो गई थी। वह बच्चे के सिरहाने उड़कर पंखों से हवा करने लगी। आहा, कैसा अच्छा लग रहा है, बच्चे ने कहा। अब शायद मैं अच्छा हो रहा हूँ। और वह सो गया। गोरैया उड़कर राजकुमार के पास वापस आ गई और उसने उसे सब हाल बताकर, आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है, लेकिन मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है, इसीलिए कि तुमने आज एक भलाई की है, राजकुमार ने कहा। गोरैया सोचने लगी और सो गई। सोचने में उसे सदा झपकी आ जाती थी। जब दिन उगा तो वह नदी में गई और नहाई। अच्छा, आज रात को मैं मिस्र देश जाऊंगी। कहाँ जाएगी? मिस्र देश। मिस्र देश जाऊंगी। उसने सोचा। वह आज उमंग से भरी थी। उसने शहर की सभी इमारतें घूम डाली और वह गिरजाघर के शिखर पर बहुत देर तक बैठी रही। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास गई और बोली, तुम्हें मिस्र में किसी से कुछ कहलाना है तो बताओ, ठीक है? मैं अभी अभी जाने के लिए तैयार हूँ। गोरैया गोरैया, नन्ही गोरैया, क्या तुम आज रात को नहीं ठहर सकती? मूर्ति ने कहा। शहर में दूर एक सिली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। कौन दिख रहा है? एक नन्हा कलाकार दिख रहा है और वह अपनी कागजों से लदी मेज पर झुका है और उसके बगल में एक पात्र में सूखे हुए फूल लगे हैं। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं। उसके होंठ
अनार के फूल की तरह लाल है। उसकी आंखें बड़ी सपनीली है। वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां नहीं चल रही है। अंगीठी में एक भी कोयला नहीं है और वह भूख से उसकी आंखों के सपने टूट रहे हैं। भूख भी बहुत लगा हुआ है बेचारे को, ठीक है। मिस्र में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल मेरे सब साथी दूसरे प्रपात तक उड़ जाएंगे, जहां नरकुल की झाड़ियों में दरियाई घोड़े सोते हैं और संगमूसा की शिला पर मेमनान का देवता बैठा है। रात भर वह तारों की ओर देखता है। भोर का तारा जब डूबने लगता है तो वह खुशी से चीख पड़ता है और फिर चुप हो जाता है। दोपहर के समय वहाँ शेर आते हैं जिनकी आंखें हरे रत्नों की तरह चमकती है, जिनकी गरज में प्रपात का स्वर डूब जाता है। ग्रीक मिथक में इथोपियाइयों का राजा ट्रोजन राज परिवार के टीनोथस और ईओसा उषा का पुत्र अपनी चर्चा चलो छोड़ो इसको, ठीक है। लेकिन केवल आज रात के लिए भी तुम ना रुकोगी, कह रहे सिर्फ आज रात रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, आज मैं और रुक जाऊंगी, क्या दूसरा लाल उसे दे आऊं? गोरैया ने पूछा। अफसोस, मेरे पास अब कोई दूसरा लाल नहीं है। मेरे पास मेरी आंखें हैं और नीलम से बनी है। किस चीज़ से बनी है मेरी आंखें? नीलम से बनी हुई है, जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाए गए थे। कहाँ से लाया गया था? भारत से। यानी कि ये स्टोरी जो है सो कोई दूसरे जगह पे लिखा गया, ये बात तो पता चल ही रहा है और हमें पता है। एक निकाल कर उसे दे आओ, वह उसे बेचकर ईंधन और खाना खरीद लेगा। प्यारे राजकुमार, गौरैया ने सिसकते हुए कहा, यह तो मुझसे नहीं होगा। और वह फुट फुट कर रोने। गौरैया, प्यारी गौरैया, राजकुमार बोला, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। गौरैया ने उसकी आंखों का नीलम निकाल लिया और कोठरी में की ओर उड़ चली। एक छेद से वह अंदर घुस गई। कलाकार सिर झुकाकर बैठा था। अंततः उसने उसके पंखों की आवाज़ नहीं सुनी। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि मुरझाए हुए फूलों पर बड़ा सा नीलम रखा था। मुरझाए हुए फूलों पर बड़ा सा नीलम। ओह, मालूम होता है मेरा मोल लोग आंक रहे हैं। यह शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने भेजा है। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर लूँगा। गौरैया बंदरगाह की ओर जाकर एक जहाज से मस्तूल पर बैठ गई। वहाँ कुछ मजदूर अपने सीने पर रस्सियाँ बांधे नावें खींच रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ? कुछ मजदूर थे, अपने सीने पर रस्सी बांध के नाव को खींच रहे थे। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास आकर बोली, मैं तुमसे विदा मांगने आई हूँ। गौरैया, प्यारी गौरैया, क्या आज रात को और नहीं ठहरोगी? देखो, अब जाड़ा पड़ने लगा। मिस्र में हरे भरे खजूर के कुंजों पर गर्म धूप छाई होगी। मेरी साथी एक पुराने मंदिर में घोंसला बना रहे होंगे। प्यारे राजकुमार, मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। अगले वसंत में जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारे लिए एक लाल और एक नीलम लेती आऊँगी। नीचे गली में राजकुमार ने कहा, एक लड़की खड़ी है, उसका सौदा नाली में गिर गया और वह रो रही है। यदि वह खाली हाथ घर जाएगी तो उसके पिता उसे मारेगा। उसके पैरों में जूता नहीं है, उसका सिर नंगा है। मेरी दूसरी आंखें निकाल कर उसे दे आओ तो वह मार से बच जाएगी। कहो तो मैं आज रात भर और रुक जाऊं, मगर मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकालूंगी, फिर तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। गौरैया, प्यारी गौरैया, राजकुमार ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे करो।
उसने उसकी आंखें निकाल ली और रोती हुई लड़की के हाथ में वह नीलम रख दिया। वाह कैसा रंगीन कांच है, लड़की ने कहा और हंसकर घर की ओर भागी। गोरैया वापस आई। अब तुम अंधे हो, उसने कहा, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं नहीं गोरैया, अब तुम मिस्र देश को जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गोरैया ने कहा और उसके पैरों पर सिर रखकर सो गया। अगले दिन वह राजकुमार के कंधा पर बैठकर भांति भांति की कहानियाँ सुनाने लगी। लाल बगलों की कहानी जो नीले नदी के किनारे कतार में खड़े रहते हैं और मौका पाते ही झटपट सुनहली मछलियाँ चोट से दबाकर उड़ जाते हैं। स्फिंक्स की मूर्ति की कहानी जो रेगिस्तान में रहती है, सर्वज्ञ है। चंद्रमा की घाटियों, राजकुमार की कहानी जो बड़े संगमरमर की पूजा करते हैं और सांप की कहानी जो डालियों पर लिपटा रहता है। प्यारी गोरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनमें भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। जाओ मेरे नगर को देखकर बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। गोरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंगलीलियाँ मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे राजकुमार बैठे हुए हैं, मना रहे, गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे हैं। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे दो बच्चे सिकुड़े हुए बैठे। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला और वे बारिश में भीगते हुए चल दे। वह आपस आ गई और उसने राजकुमार को यह सब हाल बताया। मैं सोने से मढ़ा हूँ, राजकुमार बोला। इसमें से स्वर्ण पत्र निकालकर मेरी निर्धन प्रजा में बांट दो। गोरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकालकर बांटती रही। अंत में राजकुमार बिल्कुल मटमैला और मनहूस दिखने लगा, लेकिन बच्चे के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई और वे गलियों में खेलने लगे। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा। सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम होने लगी। छज्जों के बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे। सभी फर के ओवरकोट पहनकर निकलने लगी। बेचारी नन्ही गोरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उसे इतना प्यार करती थी कि उसे वह छोड़कर नहीं जा सकती थी। अंत में उसे लगा कि अब उसके दिन करीब है। अब उसके पैरों में केवल इतनी शक्ति शेष थी कि वह राजकुमार के कंधों पर एक बार उड़ सकती थी। अलविदा राजकुमार, वह बोली, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? ओहो, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आखिर तुम अब मिस्र देश जाने के लिए तैयार। मिस्र नहीं, मैं मृत्यु के देश में जाने को तैयार, मृत्यु के देश में जाने की तैयारी है। उसने राजकुमार को चूमा और मरकर उसके पैरों में गिर पड़ी। इसी समय मूर्ति के अंदर से आवाज़ हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। वास्तव में मूर्ति के अंदर के जस्ते का दिल चटक गया। क्या कहानी लिखा है बताओ। मूर्ति का दिल चटक गया। इस समय पाला गायब गजब का था। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वे वहाँ से गुजर रहे थे तो मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा, इतनी भद्दी लग रही है यह प्रतिमा यहाँ। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों ने कहा, जो हमेशा मेयर की ही हाँ में हाँ मिलाते थे। उसकी तलवार से लाल गिर गया है, उसकी आंखें गायब है और उसका सोना उतर गया। यह तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम होता है। कैसा मालूम होता है? पत्थर का भिखारी। बिल्कुल बिल्कुल पत्थर का भिखारी, सदस्यों ने कहा। हमें हाँ मिला रहा था ना। लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। मेयर ने कहा, कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया ना मरने पाए, ठीक है? लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। मेयर ने कहा, कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया ना मरने पाए।
सदस्यों ने फौरन नोट कर लिया और उसके बाद उन्होंने मूर्ति हटा ली। चूँकि वह सुंदर नहीं अतः उसका कोई उपयोग नहीं, मगर नगर के एक प्रसिद्ध कलाविज्ञ ने कहा। उसके बाद उन्होंने मूर्ति भट्ठी में गलाई और कॉरपोरेशन की बैठक में यह प्रश्न उठा कि इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए। यहाँ पर एक दूसरी मूर्ति होनी चाहिए। मेयर ने कहा, मैं समझता हूँ मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। नहीं, मैं समझता हूँ मेरी, हर एक सदस्य ने कहा, और वे बराबर झगड़ते रहे। लोहा गलने के कारखानों में मिस्त्री ने कहा, कैसा अचरज है, यह टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्ठी में पिघल ही नहीं रहा है। उसने एक कूड़ेदान में जाकर फेंक दिया। दिल को क्या किया? कूड़ेदान में जाकर फेंक दिया। वहीं गौरैया की लाश भी पड़ी थी। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा, मेरे लिए नगर की 2 सबसे मूल्यवान वस्तु ले आओ। देवदूत वहाँ जस्ते का दिल और गौरैया की लाश ले गया। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ईश्वर ने कहा, मेरे स्वर्ग की डालों पर यह गौरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा। मतलब अच्छे कर्म करने वाले अच्छे ही रहते हैं। समझ में आ गया?